ये कहानी लखनपुर नाम के एक गांव की है, जहां पर किरण और श्रेया नाम की दो सौतेली बहनें रहती थी। श्रेया बहुत खूबसूरत थी। उसके गोरे चेहरे पर तीखे नैन नक्श उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते थे। वहीं दूसरी तरफ किरण के सांवले रंग और उसके सर पर बाल न होने के कारण लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे। एक दिन किरण नहाने जा रही थी, तभी उसने अपनी सौतेली माँ से कहा, माँ, बाथरूम में शैम्पू खत्म हो गया है, अब मैं अपने बाल कैसे धोऊं? किरण की ये बात सुनकर श्रेया जोर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ श्रेया, तुम इस तरह क्यों हंस रही हो? तुम ऐसी बातें ही कर रही हो, किसी को भी हंसी आ जाए। तुम बेकार में शैम्पू खत्म होने की बात माँ से कर रही हो। क्या फायदा इन बचे कुचे बालों को चमका कर? ऊपर वाले ने तुझे क्या यूनिक पीस बनाया है? काली पीली खूबसूरती के साथ ऊपर वाले ने तेरे बालों के साथ मजाक किया है, मजाक। बस करो श्रेया, मेरा मजाक बनाकर तुम्हें क्या हासिल होता है? मुझे बहुत खुशी मिलती है। सच सच बताना, मेरी खूबसूरती तुम्हारी आंखों में तो बहुत चुभती होगी। क्यों, सही कहा ना मेरी काली बहन? श्रेया के ताने सुनकर किरण की आंखें डबडबा जाती हैं, लेकिन केवल वो चुप होकर सब कुछ सुन ही सकती थी, क्योंकि ऊपर वाले ने उसको खुद ऐसा रंग रूप देकर ज्यादा बोलने का अधिकार नहीं दिया था। वो झट से अपनी किताबें उठाकर अपनी कॉलेज चली जाती है। कॉलेज पहुंचने पर भी किरण को तानों से छुटकारा नहीं मिलता। उसके पहुंचते ही कॉलेज की लड़कियां अपनी बाकी सहेलियों से कहने लगी, देखो देखो गर्ल्स, आ गई हमारे कॉलेज की काली चुड़ैल। मेरे हिसाब से तो इसे कॉलेज से निकाल देना चाहिए। इसके झड़ते बालों को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको कैंसर की बीमारी है। ये मजाक पल भर के भीतर ही कॉलेज के हर बच्चे तक पहुंच जाता है। कॉलेज के लड़के और लड़कियां किरण पर पत्थरबाजी करने लगते हैं, जिससे किरण लहूलुहान हो जाती है। मत मारो मुझे, मैं कसम खा रही हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। मेरी ये बदसूरती और कम बाल ऊपर वाले की ही देन है। गाइस, हम लोग रुकेंगे नहीं। ये लड़की झूठ बोल रही है, इसको पक्का कोई न कोई गंभीर बीमारी है। कॉलेज के बच्चों में ऐसा सुलूक देखकर किरण वापस घर आ जाती है। तभी पीछे पीछे उसकी सौतेली बहन श्रेया भी घर पहुंच जाती है। किरण को इतनी बुरी हालत में देखकर उसकी सौतेली माँ उससे कहती है, हाय हाय काली भैंसिया, ये काली के साथ साथ लाल पीली होकर कहाँ से आ रही है? ये क्या बोलेगी माँ, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। मैंने कॉलेज के बच्चों के मुंह से सुना है कि इस काली चुड़ैल को कैंसर की बीमारी है। इसे घर से रफा दफा कर दो माँ, वरना कहीं इसके कैंसर का रोग हमें न लग जाए। नहीं माँ, आपको तो पता ही है मुझे कोई बीमारी नहीं है। मुझे घर से मत निकालना, वरना मैं कहाँ जाऊँगी? किसी खाई में जाकर मर जा, या फिर किसी नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दे, लेकिन अब मैं तुझे अपने घर में नहीं रखने वाली। इस बदसूरती के साथ तुझसे कोई शादी भी नहीं करेगा और पूरी जिंदगी मैं तुझे अपने साथ तो रखने वाली नहीं हूँ। चल बेटी श्रेया, इसको बाहर का रास्ता दिखा कर आते हैं। दोनों माँ बेटी मिलकर बेचारी किरण को घसीटते हुए घर से बाहर निकाल देती है। किरण रोते बिलखते जंगल की ओर चली जाती है और अपनी किस्मत को कोसने लगती है। काश मैं माँ की कोख में ही मर गई होती। ये काला रंग और बालों की कमी मेरे जीवन का काल बन गया है। आज सिर्फ कॉलेज में पत्थरबाजी हुई है, कल को समाज से मेरा बहिष्कार हो जाएगा। कहाँ हो तुम माँ? क्या मेरा दुख तुम्हें दिखाई नहीं देता? इतना कहते हुए किरण बहुत रोती है और रोते रोते बेचारी की आंख लग जाती है। तभी किरण सपनों में खो जाती है और उसके सपने में उसकी स्वर्गवासी माँ आती है। अपनी माँ की आत्मा को देखकर किरण कहती है, माँ, आप कहाँ चली गई थी अपनी बिटिया को छोड़कर? आपको दिखाई नहीं देता क्या? ये दुनिया किस तरह मेरे जले पर नमक छिड़कती है। ये दुनिया स्वाद से भरी है माँ, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। आप मुझे अपने साथ ले चलो। नहीं किरण बेटी, मैं तुझे अपने साथ ले जाने आई हूँ। मैं तो तेरी ये बदसूरती मिटाने आई हूँ। किरण की स्वर्गवासी माँ के इतना कहते ही उसके अंदर से एक रोशनी निकलती है और वो रोशनी सीधा किरण के अंदर जाकर समा जाती है और देखते ही देखते किरण बहुत खूबसूरत हो जाती है और उसके लंबे काले बाल आ जाते हैं।
किरण बेटी, ये काले लंबे बाल अब से तुम्हारा स्वाभिमान और श्रृंगार दोनों है। अब जब तुम कभी इन लंबे काले बालों से मदद मांगोगी तो ये बढ़ चढ़कर तुम्हारी मदद करेंगे। तभी अचानक से किरण की आँख खुल जाती है और वो अपने सामने अपनी स्वर्गवासी माँ को नहीं पाती तो वो उदास हो जाती है। जब वो अपने बालों को देखती है तो सचमुच उसके बाल लंबे और काले हो चुके थे और वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत हो चुकी थी। ये क्या, मेरे बाल तो सच में जादुई लंबे काले बाल हो गए। अब मुझे घर जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अब मेरी सौतेली माँ को मुझसे कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद किरण घर के लिए निकल पड़ती है। घर पहुँचने पर जैसे ही उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उसके लंबे काले बालों को और उसकी खूबसूरती को देखती हैं, तो वो दोनों हैरान रह जाती हैं। देखो माँ, मेरे बाल कितने लंबे हो गए हैं और मैं कितनी खूबसूरत हो गई हूँ। मेरी स्वर्गवासी माँ मेरे सपनों में आई थी। उन्होंने ही मुझे ये जादुई बाल और खूबसूरती दी है। क्या कहा तूने? जादुई बाल? हम कैसे मान ले कि तेरे बाल जादुई है? जरा हमें भी तो इसका जादू करके दिखा। ठीक है माँ, ऐ मेरे जादुई बाल, दिखा दो अपना कमाल। किरण के ऐसा कहते ही उसके काले लंबे बालों से सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है। अरे वाह किरण, मैं तो तुझे खोटा सिक्का समझती थी, लेकिन तू तो बड़े ही काम की चीज निकली। अपनी इस माँ की कहा सुनी को माफ कर देना बिटिया। और वैसे भी परिवार में थोड़ी बहुत खटपटी तो होती ही रहती है। जादुई लंबे काले बालों के कारण किरण को अब वो सारी खुशी मिलने लगती है जो वो चाहती थी। किरण अब अपनी सौतेली माँ की चहेती बन चुकी थी। एक दिन किरण अपनी माँ के साथ बाजार जा रही थी। तभी एक टीबी की रोगी महिला उसके पास आकर उसके पाँव पकड़ लेती है। जरा ठहरो बेटी, जरा मुझ पर तरस खाओ, मेरी मदद करो बेटी। बेटी, अरे बेटी, इस औरत से दूर हो जा, नहीं तो इसकी बीमारी तुझे भी लग जाएगी। आप शांत रहो माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐ मेरे जादुई लंबे बाल, दिखा दो अपना कमाल। किरण के इतना कहते ही उसके बालों से ढेर सारे सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। ये देखकर वो औरत कहती है, मैं बीमार औरत इस धन का क्या करूँगी बेटी? हर पल मेरा शरीर इस बीमारी से तड़प रहा है। इंसान मुट्ठी बांध कर इस दुनिया में आता है, लेकिन धन बटोरने की होड़ में ये भूल जाता है कि एक दिन उसे हाथ खोलकर इस संसार को जाना है। ये सारा धंधा धरा का धरा रह जाता है बेटी। क्या तुम मुझे जीवन दे सकती हो? ऐ मेरे जादुई लंबे काले बाल, इस महिला की मदद करो, इसकी बीमारी ठीक कर दो। यकायक किरण के बाल चमकने लगते हैं और उस औरत की सारी बीमारी खत्म हो जाती है। ये करिश्मा देखकर वो औरत आभार प्रकट करती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बिटिया। तुम्हारे इन जादुई बालों ने मुझे बीमारी से उभारा है। ऊपर वाला तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे। मुस्कुराती हुई किरण अपनी सौतेली माँ के साथ घर वापस लौटती है और समय बीतने लगता है। किरण अक्सर लोगों की मदद किया करती थी। कोई भी उसके घर से खाली हाथ नहीं जाता था। जो गांव वाले उसकी बदसूरती का मजाक बनाते थे, अब वही उसकी हर जगह तारीफ करने लगे। ये सब देखकर श्रेया को बहुत जलन होने लगती है। जब से इसके जादुई लंबे बाल आ गए हैं, इसके तो ठाठ ही बदल गए हैं। ये कल की काली बंदरिया सुंदर होने के बाद रुबाब झाड़ रही है। आज रात में इसके जादुई बालों को हमेशा के लिए काट दूंगी। बदले की भावना को मन में बैठाए हुए श्रेया उसी रात दबे पांव कैंची लेकर किरण के कमरे में चली जाती है। जैसे ही वो किरण के बालों को छूती है, उसकी कैंची हवा में उड़ जाती है और उसी के सर के सारे बाल काट देती है। अरे अरे, मेरे बाल कहाँ गए? ये क्या हो गया? अरे मैं गंजी कैसे हो गई? श्रेया की आवाज सुनकर किरण नींद से जाग गई और वहाँ पर उसकी माँ भी आ गई। अरे क्या हो गया? इतना हल्ला क्यों कर रही है? अरे श्रेया, तू गंजी कैसे हो गई? पता नहीं माँ, मैं तो किरण के जादुई बाल काटने आई थी, लेकिन पता नहीं कैसे कैंची खुद ब खुद मेरे बालों को काट कर चली गई। ये करके तूने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली।
काश श्रेया तुम समझ पाती कि जलन जलती आग की तरह होती है। मैं हमेशा से तुम्हें अपनी सगी बहन मानती आई हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुम मुझे अपना दुश्मन समझती हो, इसलिए तुम्हारा आज ये हाल है। अपनी बहन के सामने अपना भेद खुल जाने पर श्रेया का सर झुक जाता है। जब तक उसके नए बाल नहीं आ जाते तब तक उसको इसी तरह रहना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ किरण अपने जादुई बालों से बहुत सारे लोगों की मदद करती है और अपनी जिंदगी हंसी खुशी से गुजारने लगती है। मिर्जापुर नाम के एक शहर में दो परिवार रहा करते थे। गौरव का परिवार बहुत गरीब था, वहीं दूसरी तरफ आलोक का परिवार बहुत अमीर था। गौरव और आलोक दोनों की ही पत्नियां गर्भवती थीं। कब से मैं संतान के सुख के लिए तरस रही थी, लेकिन इस बार ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और मेरी सूनी गोद को भर दिया। बस ऊपर वाला हमारी संतान को सही सलामत इस दुनिया में भेज दे। ऊपर वाले को तुम्हारी सूनी गोद देखकर तुम पर दया आ गई और उन्होंने तुम्हारी सुन ली और वो हमारी संतान को भी इस दुनिया में सही सलामत लाएगा। बस अब तो मुझे अपनी संतान का इस दुनिया में आने का इंतजार है। तुम्हें नहीं, हम दोनों को इंतजार है। दूसरी तरफ आलोक और उसकी पत्नी हर्षिता दोनों ही अपनी पहली संतान का दुनिया में आने का इंतजार कर रहे थे। इतनी मन्नतों के बाद अब कहीं जाकर हमें संतान का सुख नसीब होने वाला है। बस मैं डरती हूँ कि कहीं इस बार भी हमारे साथ कुछ गलत न हो जाए। डरती हूँ कि पहले की तरह कहीं इस बार भी हमारी संतान जन्म लेते ही हमसे दूर न हो जाए। कुछ नहीं होगा हमारी संतान को। अब तुम ये सब बातें सोचना छोड़ दो और संतान के आने की खुशियाँ मनाओ। तुम सही कह रही हो, कब से हम दोनों संतान के लिए तरस रहे हैं। अब जाकर कहीं ऊपर वाले ने हमारी सुनी है। इस तरह से दोनों की डिलीवरी का दिन भी नजदीक आ जाता है। दोनों की डिलीवरी भी एक ही दिन एक ही हॉस्पिटल में होती है। सुनो जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारी संतान को कुछ होगा तो नहीं ना? तुम ऐसे ही चिंता कर रही हो, हमारी संतान सही सलामत जन्म लेगी, उससे कुछ नहीं होगा। और वहीं दूसरी तरफ हर्षिता भी अपनी संतान को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। इस बार हमारी संतान को कुछ होगा तो नहीं? इस बार मैं अपनी संतान का मुंह देख तो पाऊंगी ना? हर्षिता, हमारी संतान को कुछ नहीं होगा। तुम देखना, हमारी संतान जन्म भी लेगी और रोएगी भी। इस तरह फिर दोनों की पत्नियों की डिलीवरी का समय नजदीक आ जाता है। फिर तभी आलोक की पत्नी हर्षिता एक बच्चे को जन्म देती है, जिसकी हालत बहुत नाजुक होती है। आपकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है और उसकी हालत बहुत नाजुक है। उसे बचा पाना बहुत ही मुश्किल है। डॉक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? आप चाहे जितना भी पैसा ले ले, पर हमारे बच्चे को बचा लीजिए। बहुत कोशिशों के बाद भी डॉक्टर आलोक के बच्चे को नहीं बचा पाते। हमें बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। ये सुनते ही आलोक रोने लगता है। डॉक्टर साहब, आप एक बार कह दीजिए कि आप मजाक कर रहे हैं। मेरी पत्नी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पहले ही 2 संतानों को जन्म देते ही खो चुकी है। अगर इस बार उसे पता चलेगा कि इस बार भी हमारी संतान जन्म लेते ही मर गई, तो वो मर जाएगी। और इधर गरीब गौरव की पत्नी 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म देती है, जिसमें एक काली होती है और एक गोरी। तभी नर्स आकर डॉक्टर के पास जाती है और उनसे कुछ कहती है। फिर डॉक्टर आलोक को लेकर एक कमरे में जाता है और उससे कुछ कहता है। अभी अभी इस हॉस्पिटल में एक परिवार ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया है। अगर आप चाहें तो मैं उसमें से एक बच्ची आपको दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे मोटा पैसा चाहिए। आलोक को अपनी पत्नी की हालत पता थी, इसलिए वो डॉक्टर से बच्ची लेने के लिए मान जाता है। फिर डॉक्टर चुपके से कविता के वार्ड में जाता है और उसमें से एक बच्ची जो कि गोरी होती है, उसे उठाकर आलोक की पत्नी के वार्ड में सुला देता है। और जब आलोक की पत्नी हर्षिता को होश आता है, तभी आलोक भी वहाँ पर आ जाता है। तुमने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है और बिल्कुल मेरी तरह गोरी है।
हर्षिता प्यारी सी फूल सी सुंदर बच्ची को पाकर बहुत ज्यादा खुश होती है और दूसरी तरफ गौरव और उसकी पत्नी भी अपनी बच्ची को पाकर बहुत खुश थे, जिसका नाम वो काजल रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ आलोक और उसकी पत्नी हर्षिता अपनी बच्ची का नाम तारा रखते हैं। दोनों ही परिवार अपनी बच्चियों को बड़े ही लाड प्यार से पाल रहे थे। मैं हमारी बेटी का नाम काजल रखूंगी और इसे खूब अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा कर एक अच्छी डॉक्टर बनाऊंगी। दूसरी ओर हर्षिता और आलोक भी अपनी बच्ची के आने से बहुत खुश थे। हमारी बच्ची कितनी सुंदर है और गोरी भी, बिल्कुल दूध जैसी। हम ना अपनी बच्ची को हर खुशी देंगे। इसी तरह तारा और काजल बड़ी होने लगती हैं। दोनों के ही परिवार वाले उन्हें बेहद प्यार करते थे और दोनों ही बहनें एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। वो देखो आ गई काली कलोटी। आज सुबह सुबह इस काली का मुंह देख लिया, अब पता नहीं सारा दिन कैसा जाएगा। उसके बाद क्लास में काजल तारा के पास आती है। तारा, क्या मैं तुम्हारे साइड वाली सीट पर बैठ जाऊं? अरे नहीं, तुम मेरे साथ बैठोगी तो मैं भी तुम्हारी तरह काली हो जाऊंगी, इसीलिए तुम तो मुझसे दूर ही रहना। आई बड़ी काली कलोटी कहीं की। ये सुनकर काजल को बहुत दुख होता है। तारा हमेशा उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करती, क्योंकि वो काली थी, इसीलिए वो उसे जरा भी पसंद नहीं करती। और जब अगले दिन तारा कहीं पर जा रही होती है, तभी काजल उससे मिलती है। अरे तारा, आज तो तुमने बहुत ही सुंदर फ्रॉक पहनी है और तुम इस फ्रॉक में बहुत प्यारी भी लग रही हो। प्यारी तो लगूंगी ना, मैं गोरी जो हूँ तुम्हारी तरह काली नहीं हूँ। तारा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तो हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा कहती हूँ, फिर भी तुम मेरे बारे में हमेशा इतना गलत क्यों बोलती रहती हो? क्योंकि तुम काली हो। तुम ना मुझसे दूर ही रहा करो, समझी? जब देखो आ जाती हो मुझसे बात करने। ये सुनकर काजल को बड़ा दुख होता है, पर तारा को ये नहीं पता था कि जिसे वो काली कलोटी कहकर बुलाती है, दरअसल वो उसकी सगी जुड़वा बहन है। काजल बेचारी चुपचाप वहाँ से आंखों में आंसू लिए चली जाती है। और अगले दिन जब दोनों तारा और काजल स्कूल में आती हैं, सभी बच्चे ध्यान से सुनो। 2 दिन बाद स्कूल में एक ड्रेस कंपटीशन है, तो जो बच्चा सबसे अच्छी ड्रेस पहन कर आएगा उसे पुरस्कार मिलेगा। ये सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, स्कूल में ड्रेस कंपटीशन, फिर तो मजा आएगा। मैं तो अच्छी सी ड्रेस पहन कर आऊंगी, देखना पुरस्कार तो मुझे ही मिलेगा। तुम सब लोग मुझे देखना, मैं सबसे महंगी और प्यारी ड्रेस पहन कर आऊंगी, पुरस्कार तो मुझे ही मिलेगा। वही काजल अपनी सीट पर चुपचाप बैठी थी और सभी बच्चियों की बातें सुन रही थी। सब बच्चे कुछ न कुछ अच्छा पहन कर आएंगे, पर मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है जो मैं एक अच्छी सी सस्ती ड्रेस भी ले सकूं। अगर मैंने कंपटीशन में हिस्सा ले भी लिया तो सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसीलिए अच्छा यही होगा कि मैं इसमें हिस्सा ही ना लूं। काजल को चुप बैठा देखकर तारा और उसकी दोस्त उसके पास जाती हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, क्या हुआ काजल, तुम कंपटीशन में हिस्सा नहीं लोगी क्या? कहीं इसलिए तो नहीं कि तुम काली हो और गरीब भी, और तुम्हारे पास एक सस्ती सी ड्रेस खरीदने को भी पैसे नहीं है? काजल बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप चली जाती है। 2 दिन बाद ही फैंसी ड्रेस का कंपटीशन होता है। सभी बच्चे अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए महंगी से महंगी ड्रेस खरीदते हैं, पर काजल के पास इतने पैसे नहीं थे जिससे वो एक सस्ता सा भी कुछ ले सके, जिसकी वजह से तारा कंपटीशन वाले दिन उसका सबके सामने बहुत मजाक उड़ाती है। ऐसे ही एक दिन रास्ते में जाते हुए काजल को एक बहुत बूढ़ी औरत मिलती है। बेटी, मुझ बुढ़िया की मदद करो, मेरे कपड़े फटे हैं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, तुम जरा इन्हें सिल दोगी? काजल देखती है कि सच में उस बुढ़िया के कपड़े बहुत ही बुरी तरह फटे हुए हैं। अम्मा लाओ, आप अपने कपड़े मुझे दे दो, मैं सिल दूंगी। फिर काजल उस बुढ़िया के कपड़े सिल देती है, जिससे बुढ़िया बहुत खुश हो जाती है। तुमने मेरे कपड़े सिल दिए हैं, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हुई। ये लो, मैं तुम्हें ये सोने और चांदी का धागा देती हूँ, ये तुम्हारी हर मदद करेगा। फिर काजल वो जादुई धागा लेकर घर आ जाती है
जिसके बाद उसकी माँ उस सोने चांदी के धागे से उसका सूट तैयार करके देती है। पर तभी वो सूट सोने चांदी के सूट में बदल जाते हैं। तभी वो सूट बोलने लगता है, आज से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी और तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। अरे ये क्या, तुम दोनों बोल सकते हो? हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि हम दोनों जादुई सोने और चांदी के सूट हैं। तुम एक दयावान लड़की हो, इसीलिए हम सिर्फ दयालु लोगों की ही मदद करते हैं। आज के बाद अब कभी भी तुम दुखी नहीं रहोगी। और फिर उस दिन के बाद से उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती और वो और उसका परिवार बहुत अमीर हो जाते हैं। लेकिन उधर तारा के परिवार की हालत बहुत खराब हो जाती है। फिर एक दिन जब तारा काजल को उसके पिता के साथ जाते हुए देखती है तो बोलती है, अरे ये तो काजल ही लग रही है। अरे काजल जरा रुको तो, मैं तारा। तारा की आवाज सुनकर काजल रुक जाती है। तुम कहाँ चली गई थी? उस कंपटीशन के बाद से तुम ना जाने कहाँ चली गई और फिर तुम कभी भी मुझे दिखाई ही नहीं दी। अरे वाह, तुम तो बड़ी सुंदर लग रही हो और बदली हुई भी। ये सब कैसे हुआ? तुम तो काली थी ना, फिर इतनी गोरी कैसे हो गई? उस दिन तुमने मेरे साथ जो बर्ताव किया, उसके बाद मैंने ये शहर छोड़ दिया और दूसरे स्कूल में अपना नाम लिखवा लिया। और ये क्या, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? उस दिन के बर्ताव के बाद से ना जाने मेरे साथ क्या हुआ। हम लोग बहुत गरीब हो गए। मुझे माफ कर दो काजल, जो मैंने हमेशा ही तुम्हारे काले होने का मजाक उड़ाया। तभी वहाँ खड़े तारा के पिताजी आलोक को कुछ याद आता है। आप तो वही है जिसकी एक बच्ची को मैंने डॉक्टर से खरीदा था। शायद ऊपर वाले ने मुझे उसी की सजा दी है और जिसकी वजह से मेरा कारोबार सब कुछ खत्म हो गया। यानी तारा भी मेरी ही बेटी है? हाँ, तारा भी तुम्हारी ही बेटी है। क्या मतलब हम दोनों बहनें हैं? काजल और तारा दोनों को जब पता चलता है कि वो दोनों बहनें हैं तो वो एक दूसरे के गले लग जाती हैं और फिर गौरव भी उनकी मदद करता है, जिससे आलोक की हालत फिर से सुधरने लगती है और सभी लोग एक साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं।